सरकार ने 2019 में संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर कर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। किंतु इस मुद्दे पर बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार के द्वारा ये जो संविधान संशोधन किया गया है ये संविधान के मौलिक मूल्यों के खिलाफ है। ये समानता का जो सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया है उसके विपरीत जाता है। फाइनली 5 जजेस की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। अब उनका फैसला आ गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसको अपहोल्ड रखा है, यानी कि उसकी जो वैधता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आइए आज के वीडियो में समझते हैं कि जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें से हर एक जज ने अपना जो निर्णय दिया है वो क्या कहकर दिया है, कौन से जज इसके पक्ष में थे, कौन विपक्ष में थे, और दोनों ही पक्ष और विपक्ष ने अपनी कौन सी बातें सामने रखी हैं। साथ ही ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ये क्या है हम ये समझेंगे, और मुद्दा क्या था, क्यों याचिका जो करता थे उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं समाचार पत्रों के साथ से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप न्यूज देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स 100% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस टॉप कोर्ट्स फ्रॉम द वर्डिक्ट्स, राइट। यानी कि जो एक वर्डिक्ट आया है कि जो 10% रिजर्वेशन हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे थे ये जो है वैध रहेगा। यहाँ पर देखेंगे विद 2 स्प्लिट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड 10% ईडब्ल्यूएस कोटा। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए। जैसे हमें सुनने को आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस वर्डिक्ट को जब दिया है तो उन्होंने जो आरक्षण वाला मुद्दा था इसको अपनी रजामंदी दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 5 जजेस थे एक बेंच में वो पांचों के 5 इस बात से सहमत थे। थोड़ा फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए 3-2 स्प्लिट, यानी कि जो देखिए फैसला होता है जब भी किसी बेंच में, जैसे मान लीजिए 5 जजेस की बेंच है या 7 जजेस की बेंच है, तो जब भी कोई आप कह सकते हैं फैसला होता है तो मेजोरिटी के बेस पर होता है, राइट। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 जो जज थे वो सहमत थे ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया जा रहा था, और 2 जज जो है असहमत थे। तो 3:2 का ये मामला रहा है। इसीलिए यहाँ पे समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पक्ष में जब किसी ने कहा है तो उन्होंने कौन सा मत अपना सामने रखा है, विपक्ष वालों ने क्या कहा है, राइट। और यहाँ पे बहुत एक आप इंटरेस्टिंग सी बात ध्यान रखिएगा, जो सीजीआई है यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी विपक्ष में ही हमें अपनी राय देते हुए यहाँ पर दिखते हैं। तो इसलिए 3/2 से ये फैसला हुआ है, मेजोरिटी के आप कह सकते हैं अनुसार फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और क्या कहा उन्होंने, नो वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 7 नवंबर का न्यूज है, यानी कि संविधान का ऐसा कोई वायलेशन नहीं होता है, ये देखिए कोर्ट ने कहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के बेस पर ही जनरली याचिकाएं जो है दर्ज की गई थी। 3 क्वेश्चंस और ईडब्ल्यूएस कोटा, हियर इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट जजेस सेड। 3 क्वेश्चन बेसिकली उठ रहे थे इस रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर। पहला तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में ये कह दिया था कि अच्छा सरकार चाहे तो कुछ वैलिड पॉइंट्स के आधार पर आरक्षण दे सकती है, लेकिन जो ये आरक्षण की सीमा है ये 50% से ज्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा था, जो हम एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं ये ऑलरेडी हमारा 49.5% हो रहा था। 10% अगर रिजर्वेशन हम इसमें ईडब्ल्यूएस का जोड़ दे तो ये हमारा कितना हो जा रहा था, ये हमारा 50.5 हो जा रहा था, राइट। और ये 50% की जो सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लागू की है उसको बेसिकली क्या है, एक तरीके से निकलकर बाहर जा रहा था। तो पहला मुद्दा तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जी आपने ही कहा है कि इंदिरा साहनी मामले में कि रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जा सकता, राइट। अब ये जो ऊपर जा रहा है इसका कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन ये रेज हो रहा था कि जो ये आरक्षण दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस को, ये जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको दिया जा रहा है, यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनको इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली श्रेणी में नहीं रखा जा रहा। तो ये जो समानता का सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके बेसिकली खिलाफ जाता है, ठीक बात है। तीसरी बात ये कहती है कि देखिए क्योंकि आरक्षण इसलिए दिया गया था कि सदियों से लंबे समय से जो एक प्रथाएं चली आ रही थी जाति विशेष को लेकर, और जो एक सामाजिक शोषण हुआ था उनको समाज में जब हाशिए पे रखने का हमेशा एक ट्रेंड देखा गया था,
उनको बराबरी पर लाया जा सके, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दे रहे हैं, तो इस वाले सिद्धांत का पूरा जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक बात है। ये 3 मुद्दे जो है बेसिक रूप से उभर कर सामने आए थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट को जो है फैसला लेना था कि इन 3 मुद्दों पर हम क्या कहेंगे और किस हिसाब से फिर उन्होंने जो है इस चीज को सही माना है। ठीक बात है। यहाँ पर देखिए 5 सदस्यीय क्या थी, एक संवैधानिक पीठ थी। जब इस तरह के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है बैठती है। ठीक है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण को क्या है बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित जो है उनकी अगुवाई में 5 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने ये कहा कि जो 103वां संविधान संशोधन है वो क्या है, वैध है, वैलिड है। ये हमारा 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसी के द्वारा जो है ईडब्ल्यूएस को ये रिजर्वेशन दिया गया था। राइट। तो अगर ये वैलिड है तो ये भी वैलिड अपने आप जो है हो जाता है। क्यों, हमने संविधान में क्या किया, संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से हमने ये आरक्षण दिया था। ठीक बात है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होंगे उनको शिक्षण संस्थाओं में और जो सरकारी नौकरियां है वहां पर 10% जो आरक्षण मिल रहा था 2019 के बाद से, ये जो है मिलता रहेगा। 5 सदस्य वाली पीठ ने 3-2 से जो है आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है। 3 पक्ष में थे, 2 विपक्ष में थे। ठीक है। आरक्षण में फैसला देने वालों में कौन कौन से थे, तो देखिए जस्टिस दिनेश महेश्वरी थे, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी थे, जेबी पारदीवाला थे, इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित थे और जस्टिस रविंद्र भट्ट थे। ये जो है 5 जजेस थे। कौन पक्ष में था कौन विपक्ष में था ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारे 3 जजेस थे, जस्टिस दिनेश, जस्टिस बेला और जस्टिस जेबी पाद्रीवाला, इन्होंने अपहोल्ड रखा है जो है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, यानी कि पक्ष में जो है इन्होंने फैसला दिया है। सीजेआई यूयू ललित को अगर आप देखेंगे जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे, उन्होंने डिसेंट दिया है, यानी कि ये आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। ठीक बात है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए एक एक करके पहले समझेंगे किस जज ने क्या कहा है। तो जो जस्टिस दिनेश महेश्वरी है उन्होंने ये कहा कि भाई आरक्षण जो है वो केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी वंचित वर्ग अगर हो उसके हितों के लिए एक क्या है, एक सकारात्मक उपाय है, एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं ये तरीका है। और इसीलिए सिर्फ आर्थिक आधार पर अगर हम आरक्षण दे रहे हैं तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं करता। फिर इन्होंने एक दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दिया, भाई SC ST OBC को इससे बाहर क्यों रख रहे हो। उन्होंने कहा SC ST OBC को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है। क्यों, क्योंकि उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको अपनी कैटेगरी में ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो जब एक सेपरेट कैटेगरी बनाई जा रही है उससे अगर उनको बाहर रख रहे हैं तो ये ठीक है, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा 50% की तय सीमा से बाहर भी ईडब्ल्यूएस जो है आरक्षण दिया गया वो भी संवैधानिक रूप से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो OBC SC ST का कोटा था उसको कम नहीं किया गया, उनके अधिकारों को छीन कर अधिकार नहीं दिए गए हैं। उनका जो 49.5% जो ऑलरेडी चला रहा था वो एज इट इज है, उससे अलग जो है ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, समान संहिता का ये उल्लंघन नहीं है, ऐसा जो है इन जज ने कहा है। ठीक है। इन्होंने ये कहा कि देखिए एक समतावादी समाज की ओर हमारा लक्ष्य है, एक इक्वल जो है सोसाइटी हमें बनानी है, और जो राज्य है वो इस तरह के समावेशी उपाय करके रिजर्वेशन वगैरह देके लोगों को इंक्लूड करके, इंक्लूजन करके क्या है सकारात्मक कार्रवाई करता है। रिजर्वेशन एक साधन है इस चीज का। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का एक तरीका है, और आजकल की सोसाइटी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से हट जाते हैं, उनको भी मुख्य धारा में लेके आना है, समाज से उनको जोड़ के चलना है। तो इसका ये तरीका है। और देखिए क्योंकि हमने आरक्षित श्रेणियों को ईडब्ल्यूएस के कोटे से बाहर रखा है, ये देखिए समान संहिता का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि उनको ऑलरेडी मिल रहा है। इस वजह से ये किसी भी तरीके से देखा जाए तो संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। राइट। ये जो है इन्होंने अपने मत रखे हैं। इसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, इन्होंने भी पक्ष में ही बात कही थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि देखिए 103वां जो संशोधन था वो भेदभावपूर्ण और अनुचित वर्गीकरण नहीं करता है, और बेसिकली तार्किक वर्गीकरण है जो ये किया गया है कि इनको एक अलग से रिजर्वेशन देंगे, लॉजिकल है, रीजनेबल है।
और इन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि SC ST OBC के जो आरक्षण के विशेष अधिकार थे उनको ये प्रभावित नहीं करता, और जो अनारक्षित या सामान्य श्रेणी है उनमें जो EWS वाले उनके लिए एक अलग वर्ग बनाता है, तो बेसिकली इनको अलग रखना अनुचित नहीं है। अगेन जो क्वेश्चंस उठ रहे थे उनका जो है आंसर यहाँ पर किया गया है दोनों जजेस के द्वारा। ठीक बात है। जस्टिस JB पारदीवाला जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी इसकी वैधता को बरकरार रखा है। उन्होंने ये कहा है कि समुदाय के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को देखिए जन्म दिया है। यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो स्ट्रैटिफिकेशन है उससे ना सिर्फ सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस निकल कर आई हैं, बल्कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस भी निकल कर आई हैं। पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा वर्ग शिक्षा और रोजगार के जो स्वीकार्य मानक है उनको प्राप्त करता है। उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए ताकि उन वर्गों की ओर ध्यान दिया जा सके जिन्हें वास्तव में मदद की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है और वो उस एक मानक तक पहुंच गए हैं जो सोसाइटी में स्वीकार्य है, फिर उनको हटा दो। ठीक है, उनसे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लो। जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है फिर उन तक पहुंचो। कई बार क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लोग ही बार बार रिजर्वेशन का फायदा लेते रहते हैं और वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पर भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनके बच्चों को फायदा मिलता रहता है, लेकिन एक्चुअली में जिनको जरूरत थी, जो गाँव में दूर दराज कहीं रहते हैं, वहां तक ये बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है। तो उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव से बात कही कि भाई जिनको फायदा मिल गया है उनसे हट के जिनको फायदा नहीं मिला है अब जरा उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए, है ना। जैसे SC ST में ही क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी ही या कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज ही बार बार रिजर्वेशन का लाभ लेती रहती है। पहले एक बहन को मिला, फिर दूसरे भाई को मिल गया, दूसरी बहन को मिल गया, फिर उनके बच्चों को मिल गया। लेकिन जिस फैमिली में, उसी SC ST कम्युनिटी वाली फैमिली में किसी को नहीं मिला और उसको मिल भी नहीं पा रहा है क्योंकि दूसरी फैमिली हर बार बेनिफिट ले रही है, ये थोड़ा सा देखिए हमें बैलेंस करके चलने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए पिछड़े वर्गों की पहचान के जो तरीके हैं, निर्धारण के जो तरीके हैं, उनकी भी समीक्षा की जानी जरूरी है। ठीक है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो मानदंड हमने बनाए हैं क्या वो आज की परिस्थितियों के अनुसार रिलीवेंट भी है या नहीं। भाई आपने जो रिजर्वेशन दिया वो आज से बहुत पुरानी सोसाइटी के हिसाब से कुछ मानदंड निर्धारित किए, उनके आधार पर दिया। आज हम जिस सोसाइटी में है ये कितने रिलेवेंट है, हमें इसमें कितने चेंजेस करने की जरूरत है, इस पर बकायदा विचार होना चाहिए, ऐसा जो है इनका कहना है। ठीक बात है। फिर देखिए जस्टिस रविंद्र भट्ट ये क्या थे, ये विपक्ष में थे। इन्होंने क्या कहा कि देखिए ये एक निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है। इन्होंने ये भी कहा कि 50% की तय सीमा में अगर दखल देंगे तो विभाजन बढ़ता जाएगा। भाई आप 50% की लिमिट आज क्रॉस कर रहे हो, राइट, EWS के लिए, कल को कोई और मांग उठेगी रिजर्वेशन की, और क्योंकि रहेगा कि भाई 50% वाली जो लिमिट थी वो तो आपने पहले भी ब्रीच की है, अब भी ब्रीच करोगे, तो ये दखल को एक बढ़ावा देगा। तो ये जो है उनकी तरफ से एक कह सकते हैं कहा गया। इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस UU ललित, वो भी इनकी राय से सहमत थे और वो जो है थोड़ा विपक्ष में ही थे, राइट। अब देखिए हमने देखा कि एक संविधान संशोधन के द्वारा एक आरक्षण दिया गया जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई। 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया, 3 ने पक्ष में, 2 ने विपक्ष में दिया। समझ गए, इतना मुझे भी क्लियर, आपको भी क्लियर, राइट। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि संविधान का जो 103 जो संशोधन था ये क्या था। बेसिक नॉलेज आपको है बट फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये 12 जनवरी 2019 का बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का यहाँ पर एक दिया हुआ है, राइट। तो देखिए जो अनुसूचित जाति है यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, और जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस है, उनके लिए देखिए 50% के आरक्षण की नीति में जो गरीब लोग नहीं आते थे, यानी कि वो लोग जो फाइनेंशियली पिछड़े हुए, इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं लेकिन इनके वर्ग में नहीं आते थे, उनका भी कल्याण करना है। उसको बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अधिनियमित किया गया था। ठीक बात है। ये केंद्र और राज्य दोनों को समाज में EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। स्टेट में भी जो है रिजर्वेशन स्टेट के द्वारा दिया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो ये पावर है ही। ठीक बात है।
2019 में संसद के दोनों सदनों ने जो है इसको पारित कर दिया था, फिर राष्ट्रपति जी की इसको जो है परमिशन मिल गई थी और फाइनली ये क्या है, एक एक्ट बन गया था। तो देखिए, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें बेसिकली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले लोगों को 10% जो है रिजर्वेशन का प्रावधान करता था। अब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसके द्वारा हमने संविधान में संशोधन किया था। तो कहाँ किया था? तो जो अनुच्छेद 15 और 16 है वहां पे हमने जो है संशोधन किया था, और बेसिकली अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 को हमने इसमें क्या है, सम्मिलित कर दिया था, ताकि सरकारी नौकरियों में जो एक वादा किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, और साथ में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए भी बात की गई है, उनको जो है बेसिकली यहाँ पर एक क्लॉज बना के जस्टिफाई कर दिया जाए। तो ये 2 आर्टिकल्स थे जिनमें हमने जो है इसके द्वारा ये किया है। अब देख लिए ईडब्ल्यूएस का जो ये बेसिकली कैटेगरी है, कैसे पता चलेगा भाई किस कौन है कौन नहीं है? तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, उनमें से अगर आप फुलफिल करते हैं तो यू विल गेट द रिजर्वेशन। ठीक है, देखिए अगर हाउस होल्ड इनकम आपकी 8 लाख रुपए से कम है, ठीक है, ये है। अगर एग्रीकल्चर जो खेती की जमीन है वो आपके पास 5 एकड़ से कम है, अगर आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम का है, यदि एक रेसिडेंशियल जो प्लॉट है वो आपके पास 100 यार्ड से कम है, अगर म्यूनिसिपैलिटी की बात की जाए, और अगर बात की जाए एक नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी की, वहां पर आपके पास जो एक रेसिडेंशियल प्लॉट है वो 200 यार्ड से कम है, अगर ऐसा है तो आप देखिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 8 लाख से कम इनकम वाले लोगों की अगर बात की गई है तो देखिए भारत में तो 95% जो इंडियंस हैं वो उससे कम ही कमाते हैं, है ना। 127 करोड़ लोग ऐसे हो गए, तो 127 करोड़ लोगों को रिजर्वेशन अगर आप दे देंगे तो कैसे चलेगा, राइट। इसी तरह एग्रीकल्चरल लैंड की बात की गई है, 86% लैंड होल्डिंग जो इंडिया के अंदर है वो इसी कैटेगरी में आती है, ठीक बात है। हाउस जो है आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम का हो भाई, 80% हाउस होल्ड जो इंडिया में है उनका घर तो 500 स्क्वायर फीट से भी कम का है। तो इतने लोगों को कैसे जो है इसके अंदर जस्टिफाई किया जाएगा, ये भी देखिए एक सोचने वाला मुद्दा बनता है। वेल, ये कुछ कंडीशंस थी जिनको आप अगर फुलफिल करते हैं तो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मामला क्या था? अब तक आप पूरी बातें समझ ही गए होंगे, उसको थोड़ा समराइज करते हैं। देखिए अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण ऑलरेडी दिया गया था। अतिरिक्त 10% जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया गया, 60% ये बैठ रहा था। ईडब्ल्यूएस के कोटे को चुनौती देते हुए 40 याचिकाएं दायर की गई और 2019 में जनहित अभियान की तरफ से भी दायर की गई थी। ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ याचिका देने वालों का तर्क यह है कि जो सामाजिक न्याय का एक संवैधानिक नजरिया था उस पर हमला करता है, सोशल जस्टिस के खिलाफ ये जाता है। क्यों जाता है? देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे देखिए जो यहाँ पे बताया गया है 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट में बेस दिया गया था कि भाई 50% से ज्यादा हम नहीं दे सकते, एक तो उसके खिलाफ जाता है। दूसरा, आर्थिक रूप से किसी को जो है हम आरक्षण नहीं दे सकते, ये भी इंदिरा साहनी वाले मामले में कहा गया था, उसके भी खिलाफ जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया। फिर देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी ये खिलाफ जाता है। कैसे? क्योंकि आप इस ईडब्ल्यूएस में SC ST OBC को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इक्वेलिटी कोड जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है उसके भी खिलाफ जाता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो कि फिलहाल टेम्पररी था, भाई हमारे आरक्षण ऐसा तो था नहीं एक सर्वकालिक तौर पर दिया गया था, हमारे टेम्पररी बेसिस पे दिया गया था कि जब चीजें ठीक हो जाएंगी रिजर्वेशन वापस ले लेंगे। लेकिन आप नए नए रिजर्वेशन देते जा रहे हैं, तो बेसिस सेंक्टिटी एक रिजर्वेशन को दे रहा है, तो ये फॉर एवर वाली बात तो है नहीं। कहाँ तो हमें रिजर्वेशन को हटने की तरफ काम करना चाहिए था और कहाँ हम और बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक बात है। इसके अलावा 50% की लिमिट जो है ब्रीच होती है। तीसरा क्या है, जो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है प्राइवेट जिनको सरकार से कोई हेल्प भी नहीं मिलती, उनके ऊपर भी ईडब्ल्यूएस का कोटा थोपना ये कहाँ तक ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है उठे थे कि बराबरी के मौके देखिए समाप्त हो जाएंगे और राज्य सरकारों को देखिए लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का अधिकार मिलेगा, ये समर्थन देने वालों का तर्क था, ठीक है।
अब देखिए, आर्थिक आधार मालिकाना हक वाली जमीन, सालाना आय, ये सब हो सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी थोड़ा सा पता करना जरूरी है। तो इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई थी, यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 में ही बेसिकली इसके लिए शुरुआत कर दी थी, जब SR सिन्हो आयोग का गठन उन्होंने किया था। सिन्हो आयोग इसको बोला जाता है। सिन्हो आयोग ने 2010 में जो है अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसी रिपोर्ट के बेस पे बेसिकली आरक्षण दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी डाटा के या बिना किसी स्टडी के या बिना किसी रिपोर्ट वगैरह के गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। रिपोर्ट है 2005 में गठन हुआ था आयोग का, 10वीं रिपोर्ट दी गई और उसके करीब आप मान के चलिए 10वीं रिपोर्ट दी गई, 19 में जाके फाइनली ये काम हुआ, राइट। तो ऑलरेडी डिले काफी हो गया था, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों के ही तर्क जो है ठीक लगते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, और एक वे फॉरवर्ड ये आप थोड़ा सा अपनी तरफ से सोचिएगा, एग्जाम में आपको जो है हेल्प करेगा। तो रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट ने एक्चुअली क्या कहा था? रिपोर्ट ने देखिए ये कहा था कि सामान्य वर्ग के वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और बेसिकली जिनकी सारी सोर्सेस से सालाना जो आय है वो आयकर की सीमा से कम होती है, उनको आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए। और मंडल आयोग वाले मामले में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था बाद में इंदिरा साहनी केस के जजमेंट में कि 15% जो है रहेगा, तो चुनौती देने वाले ये कह रहे हैं इस सीमा का आप उल्लंघन कर रहे हो। दो फैक्ट आपके सामने है। पहला फैक्ट कह रहा है कि रिपोर्ट के द्वारा ऐसा माना गया था कि जो है रिजर्वेशन देना चाहिए। दूसरा फैक्ट ये कह रहा है कि ब्रीच तो हो रहा है। तो क्या एक बीच का रास्ता हो, क्या एक वे फॉरवर्ड, इस पे थोड़ा सा जो है सोचने की कोशिश कीजिएगा। फाइनली हमें ये पता है कि EWS जो रिजर्वेशन था इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दे दी गई है। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कॉम्प्लिकेटेड सा मुद्दा आसान करने पर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।